आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। क्रॉप एंड इट्स टाइप। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, क्रॉप और उसके कितने टाइप्स हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड थर्ड इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। हम हैं, आप हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, उन सबको क्या चाहिए, फूड। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, ये बात क्लियर है। नाउ व्हाइल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमें क्यों फूड जरूरी है। तो हमारी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ फूड वी गेट एनर्जी, और जब हमें एनर्जी मिलती है तो हम डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। अगर हमारी बॉडी में कोई फंक्शन हो रहा है तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है, यस, विद द हेल्प ऑफ फूड। लेकिन आपने देखा है कि कुछ ऐसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं, यहाँ मैंने इस चीज को मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको ये याद है कि ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में। फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नाउ इस चैप्टर में जो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, तो पहला सवाल आता है कि व्हाट इज क्रॉप। आप क्रॉप किसे कहते हैं, व्हाट इज क्रॉप। देखिएगा क्लास, ये डेफिनेशन है कि when plants of the same kind, when the plants of the same kind are grown and cultivated at one place, जब सेम काइंड्स के प्लांट किसी पर्टिकुलर जगह पर ग्रोन किए जाएं और कल्टीवेट किए जाएं ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो भी एग्रीकल्चरल फैमिली से बिलोंग करते होंगे उन्होंने देखा होगा कि फील्ड में खूब ढेर सारे व्हीट है, ग्राम है, पैडी है, ग्राउंडनट है। ओके क्लास, तो आपने देखा कि क्रॉप की डिफिनीशन क्या होती है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, जब प्लांट्स क्या होते हैं, सेम काइंड, आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। एंड एग्जाम्पल व्हीट, ग्राम, पैडी एंड ग्राउंडनट। अब हम क्रॉप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। आपको पता है कि हर एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए डिफरेंट मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, मतलब अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए। तो क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया जो है, दे आर बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप एंड सेकेंड इज राबी क्रॉप। सो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज खरीफ क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ऐसी क्रॉप्स स्टूडेंट जो रेनी सीजन में ग्रो करती हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, खरीफ क्रॉप। रेनी सीजन में ग्रो करने वाली क्रॉप्स जो होंगी वो खरीफ क्रॉप होंगी। और इंडिया में मानसून कब आता है, बेसिकली रेनी सीजन जो है वो इंडिया का जून टू सितंबर है। तो जो जून से सितंबर तक में जो क्रॉप ग्रोन होंगी दैट इज नोन एज अ खरीफ क्रॉप। और खरीफ क्रॉप के बेसिक एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन एंड ग्राउंडनट। These are the example of खरीफ क्रॉप्स। कौन सी ऐसी क्रॉप्स, मतलब अगर आपको ये समझना है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि खरीफ क्रॉप्स में जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं उन्हें वाटर का अमाउंट ज्यादा चाहिए ग्रो करने के लिए। हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज राबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो होती हैं बेटा। सो रबी क्रॉप्स आर क्रॉप्स विच आर सोन इन द विंटर सीजन। याद रखिएगा, द क्रॉप्स which are sown in the winter season are called rabi crops। और विंटर सीजन के मंथ कौन कौन है, अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से मार्च तक में रबी क्रॉप्स ग्रोन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। तो अगर हम देखें कि क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया में, तो बेसिकली दो टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न है। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप and the crops which are grown in the winter season are known as rabi crops। crop and its type को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे
बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अगर कोई भी क्रॉप हमें ग्रो करनी है तो हमें कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी, दैट इज नोन एज अ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब हम समझते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती क्या है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, किसी भी क्रॉप्स के कल्टीवेशन में इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज। Cultivation of crops involve several activities and these are called agricultural practices। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? Agricultural practices। बेसिकली किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए आपको 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को डिस्कस करना है और या फिर ये करनी है अगर आप कोई भी क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सपोज दैट अगर मुझे कोई भी क्रॉप ग्रो करनी है तो मुझे सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सेकेंड इज सोइंग। आप सीड को सो करेंगे क्रॉप्स के ग्रोन होने के लिए। ओके, थर्ड इज उस जहां पर आपने सीड को ग्रो किया आप उस चाहेंगे कि उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। सो यू एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आप मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज उस क्रॉप को वाटर की रिक्वायरमेंट भी होगी तो आप उसे इरिगेशन करेंगे। फिफ्थ इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब ये वीड्स क्या होते हैं? अननेसेसरी प्लांट्स ग्रोन विद क्रॉप्स इज कॉल्ड वीड्स। कुछ ऐसे प्लांट्स जो क्रॉप के साथ ग्रोन हो जाते हैं उन्हें हमें हटाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीडिसाइड्स का यूज करेंगे। सिक्स्थ इज हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप ग्रो हो जाएगी तो हम उसे कटिंग करेंगे, ठीक है, उसे घर ले आएंगे, दैट इज नोन एज अ हार्वेस्टिंग। एंड सेवेंथ पॉइंट इज स्टोरेज। क्रॉप्स घर आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि हम उसे कैसे स्टोर करते हैं। तो ये 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है जिसे हम लोग ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का फर्स्ट स्टेप, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, फर्स्टली वी प्रिपेयर द सॉइल एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले हम क्या करते हैं? सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। अभी सॉइल की प्रिपरेशन में होता क्या है? टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। टर्न द सॉइल एंड लूजन इट का बेसिक क्यों ऐसा होता है कि हम सॉइल को क्या करते हैं? थोड़ा सा लूज करने की कोशिश करते हैं। द लूजन सॉइल, जो लूजन सॉइल होती है वो अलाउ करती है द रूट्स टू ब्रीथ इजिली व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। अगर सॉइल जो होगी वो लूजन होगी तो जो रूट्स हैं क्रॉप्स की वो ब्रीथ इजिली तरीके से कर पाएंगी और इससे क्या होगा? द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स। ये फार्मर्स की फ्रेंड हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी सॉइल में अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स ग्रो करेगा सो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाएगी और अगर सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई तो आपको पता है कि क्रॉप प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए ये जो लूजनिंग का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग या और प्लगिंग। मैंने कहा कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टाइलिंग एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लग। एक मशीन होती है जिससे हम प्लगिंग करते हैं, दैट इज नोन एज अ प्लग। ओके, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का सेकेंड पार्ट है दैट इज सोइंग। बिफोर सोइंग, आपको सोइंग से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। मतलब आप जो सीड सेलेक्ट करें वो क्लीन और हेल्दी सीड्स हो। फार्मर्स कैसी सीड्स प्रिफर करते हैं? फार्मर प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड। जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा फार्मर उस सीड्स को प्रिफर करेंगे। टूल्स यूज फॉर सोइंग। नाउ अब हम ये देखेंगे कि फार्मर कौन से टूल्स का यूज करते हैं सीड को सो करने के लिए। तो एक टूल्स जो पुराने समय में यूज होते थे, ट्रेडिशनल टूल्स, वो फनल शेप के होते थे जिसमें सीड्स को फिल किया जाता था और उसे प्लांट किया जाता था। नाउ आज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में हम सीड ड्रिल का यूज करते हैं। ओके, अब सीड ड्रिल का यूज करने से हमें प्रॉफिट ये है कि जो सीड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होती है और एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होने की वजह से ओवर क्राउडिंग अवॉइड हो जाती है सीड्स की। द एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। तो ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स को अवॉइड करने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। नाउ अब हम क्यों ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट से बचना चाहते हैं? बिकॉज अगर प्लांट सुफिशिएंट डिस्टेंस पर होंगे तो उन्हें सुफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स
एंड वाटर मिलेगा कहाँ से? सॉइल से। तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू प्लेस द सीड्स इन दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। प्रैक्टिसेस का जो थर्ड एग्जांपल है दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आपको पता है कि आप किसी सॉइल में जब कॉन्टिन्यूअस क्रॉप को ग्रो करते हो तो उसमें डिफिशियंसी होती है सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की। उन डिफिशियंसीज को फुलफिल करने के लिए हम ऐड करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। These are basically the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. एक्चुअली में प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए जो सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है दैट इज नोन एज अ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। अब देखिए मैन्योर जो होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है obtained from the decomposition of plant or animal waste। ये कैसे हमें गेट होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। दिस इज द एग्जांपल मैन्योर। काउ डंग एक बेसिक सा एग्जांपल है किसका? मैन्योर का। एंड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। एग्जांपल यूरिया, आपने सुना होगा यूरिया का एग्जांपल व्हाइट कलर का होता है। अमोनियम सल्फेट, NPK, these are the examples of fertilizers। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। स्टूडेंट्स फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहली बात हम फर्टिलाइजर्स की करते हैं कि अब फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर जैसा कि आपको पता है कि फर्टिलाइजर जो है वो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है एंड प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो कि प्रिपेयर होता है कहाँ पर बेटा? फैक्ट्रीज में। बट मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर जो होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। नेचुरल सब्सटेंस नेचुरल प्रोसेस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से ऑब्टेन होता है मैन्योर और फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है बेटा फर्टिलाइजर्स। ठीक। सेकेंड पॉइंट है कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करता कौन? फर्टिलाइजर्स। बट इट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। तो ह्यूमस कौन प्रोवाइड करता है? मैन्योर। फर्टिलाइजर्स ह्यूमस को प्रोवाइड सॉइल में नहीं करता है। ठीक। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स जो होता है वो रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो प्लांट्स इंपॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें प्लांट्स को चाहिए प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK जिसे हम शॉर्ट में NPK से भी डिनोट करते हैं, वो फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड है कि मैन्योर, जैसा कि मैंने बताया कि मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। एंड थर्ड पॉइंट इज इट इज रिलेटिवली, ह्यूमस जो होता है वो रिलेटिवली लेस प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है देन फर्टिलाइजर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो आप कैसे वो करेंगे? यस बेटा, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं और मैन्योर जो होता है वो नॉर्मल डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से काउ डंग से प्रिपेयर होता है, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेसिड्यूज से प्रिपेयर होता है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ह्यूमस कंटेन नहीं करते, मतलब सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन मैन्योर जो है वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट, प्लांट न्यूट्रिएंट जो NPK है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम है, वो फर्टिलाइजर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है, बट मैन्योर कैन नॉट बी लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। एक्चुअली में होता क्या है कि फर्टिलाइजर्स का एक्सेस यूज करने की वजह से जो सॉइल होती है वो लेस फर्टाइल हो जाती है और वाटर पोल्यूशन भी होता है, बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ हार्श केमिकल्स। बट अगर हम मैन्योर की बात करें तो आपने देखा था कि मैन्योर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने होते हैं, ह्यूमन वेस्ट, काउ डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज से बने होते हैं, तो मैन्योर के एडवांटेजेस ज्यादा होते हैं। तो अगर हम पहली बात करें कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ द मैन्योर, तो फर्स्टली इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर क्या करता है स्टूडेंट? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल के अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करने में मैन्योर मदद करता है। सेकेंड, इट मेक्स द सॉइल पोरस। ये सॉइल को क्या करता है? पोरस बनाता है, ड्यू टू विच एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। अगर गैसेस में
अगर सॉइल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली तरीके से होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट है कि इट मेक्स द सॉइल, मतलब मैन्योर मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो बहुत ही आसानी से हो पाएगा। थर्ड पॉइंट है इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ऐसे माइक्रोब्स जो क्रॉप्स के यील्ड प्रोडक्शन करने में या फिर क्रॉप्स की ग्रोथ में हमारी मदद करते हैं, दीज आर नोन एज अ फ्रेंडली माइक्रोब। और मैन्योर जो होता है वो इंक्रीज करता है नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब। तो जितने भी नंबर मैन्योर का वो होता है उससे नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स बढ़ते हैं। और फोर्थ पॉइंट है इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो दीज 4 points, these are the advantages of manure. नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की हम बात करें दैट इज इरिगेशन। अभी इरिगेशन क्या है, जैसे डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स को वाटर की रिक्वायरमेंट है, वैसे क्रॉप्स भी ग्रो करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्टली जो क्रॉप्स होती हैं वो रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं, जितनी रेन होगी उतना अच्छे से क्रॉप ग्रो करेंगे। बट इरिगेशन की डेफिनेशन क्या होती है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब जो सप्लाई ऑफ वाटर होती है किसी भी क्रॉप्स को एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द इरिगेशन। इरिगेशन में बेसिकली क्या होता है कि द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, मतलब जो टाइम होता है और किस किस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हमें इरिगेट करना है वो डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, सीजन टू सीजन एंड सॉइल टू सॉइल। किसी भी क्रॉप्स का अलग अलग वाटरिंग पैटर्न हो सकता है। सॉइल, डिफरेंट सॉइल्स के अलग अलग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने के कारण उनमें भी वाटर इरिगेशन के टाइम अलग, स्लॉट अलग हो सकते हैं। एंड सीजन टू सीजन, जैसे रेनी सीजन में जो खरीफ क्रॉप है उनमें आपको ज्यादा वाटर इरिगेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है कि रेन हो। बट डिफरेंट सीजन टू सीजन भी टाइम और फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या करता है, मैटर करता है। नाउ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, आपने अपने गांव में देखा होगा कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन होते हैं। सपोज दैट वेल्स, कुएं से पानी जो हम लोग इरिगेट करते हैं वेल्स, आजकल मॉडर्न में ट्यूबवेल्स आ गए हैं, पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब आपको पता होगा कि अगर आपकी फील्ड जो है, आपके जो खेत हैं वो कैनाल मतलब नहर के पास है तो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वाटर तुरंत मिल जाता है। ओके, लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेस है जहां से वाटर इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, वहां पर अच्छी क्रॉप ग्रोन नहीं होती है। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन को। टाइप्स ऑफ इरिगेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। वो मेथड जो हम लोग पुराने समय में यूज किया करते थे, दैट इज नोन एज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। In this method, the water available in wells, lakes, and canals is lifted up by different methods in different regions. मतलब जो water present होता है lakes में, well में या फिर canal में, उसे lift किया जाता है और अपने खेतों तक पहुंचाया जाता है by different methods. उसमें पहला मेथड आता है मोट, that is also known as a pulley system. आप NCERT में पेज नंबर 8 पर देखेंगे तो ये चारों सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है। एक्चुअली में आप अभी सिस्टम को नहीं देख पाएंगे अपने खेतों में या गांव में, अभी आप जाते होगे तो वहां पर नहीं देखते होगे क्योंकि ये सिस्टम बहुत पुराने थे, या कहीं पर आपको ये सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट इज मोट सिस्टम, जिसे हम लोग पुली सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, सेकंड इज चेन पंप। मतलब चेन पंप में क्या होता था कि चेन खेतों मतलब कुएं से या फिर तालाब से पानी को खींचने की कोशिश की जाती थी। फिर ढकली एंड फोर्थ इज राहत, दैट इज अ लेवर सिस्टम। लेवर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बार आप जरूर देखिएगा, पेज नंबर 8 में एनसीईआरटी में आपको दिखेगा। दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में। देखिए मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में बेसिकली होता क्या है कि हम यहाँ पर ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि वाटर को अब हम इरिगेट तो करें लेकिन इकोनॉमिकली करें, जिससे वाटर का कंजर्वेशन भी हो सके। तो यहाँ पर बेसिकली हमें दो टाइप के मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन को डिस्कस करना है। फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकंड इज ड्रिप इरिगेशन। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंकलर सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जहां पर अभी अनइवन लैंड। तो मैंने कहा दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। अगर कहीं पर भी जो सफिशिएंट, जहां पर भी सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता है वहां पर
स्प्रिंकलर सिस्टम यूजफुल होगा अनइवन लैंड्स में, और जहां पर भी वाटर की स्कार्सिटी है वहां पर स्प्रिंकलर सिस्टम इज मोर यूजफुल। देन एक्चुअली में स्प्रिंकलर सिस्टम में होता क्या है कि कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं जिसके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, ओके, एंड ऑन द टॉप दे आर ज्वाइन टू द मेन पाइप, और उसको फिर हम क्या कर देते हैं, मेन पाइप के साथ ज्वाइन कर देते हैं। फिर हम प्रेशर से पंप में जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, वाटर स्केप करता है, वाटर स्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, और इस रोटेटिंग नोजल से क्या होता है, वाटर स्केप होता है एंड स्प्रिंकल ऑन द टॉप क्रॉप लाइक अ रेन, ऐसा लगता है कि जैसे रेन हो रही हो, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द स्प्रिंकलर सिस्टम। इट हैज अ परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग अ रोटेटिंग नोजल, यहाँ पर परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं जिन पर रोटेटिंग नोजल्स होता है टॉप पर, एंड आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन एट द रेगुलर इंटरवल, और ये ज्वाइन होती है मेन पाइपलाइंस पर एट द रेगुलर इंटरवल, और वाटर यहाँ से स्केप करता है फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, वाटर स्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल एंड स्प्रिंकल्स ऑन द क्रॉप लाइक रेन, और ये स्प्रिंकल करता है क्रॉप पर रेन की तरह। दिस इज द मोर इकोनॉमिकल मेथड फॉर द वाटर कंजर्वेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में स्प्रिंकल सिस्टम को डिस्कस करने के बाद अब जो हमें नेक्स्ट सिस्टम डिस्कस करना है स्टूडेंट, दैट इज अ ड्रिप सिस्टम। अब देखिए हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कि ड्रिप सिस्टम में होता क्या है। तो हमने कहा कि इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स ऑफ द क्रॉप, जो रूट्स होंगी क्रॉप की उस पर वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल कराया जाएगा। तो इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। फर्स्ट चीज हो गई कि आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो इरिगेशन होगा ड्रिप सिस्टम में वो ड्रॉप बाय ड्रॉप होगा। और एक्चुअली में क्या होता है कि आपने मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में पढ़ा था कि ये दोनों मेथड, चाहे वो स्प्रिंकल सिस्टम हो या ड्रिप सिस्टम हो, दे आर यूज फॉर द वाटर कंजर्वेशन। अगर कहीं पर भी वाटर की स्कार्सिटी है तो हम ड्रिप सिस्टम का यूज करते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी इकोनॉमिकल मेथड टू कंजर्व वाटर। नेक्स्ट हमने ये कहा कि इट इज अ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। तो फ्रूट प्लांट्स को इरिगेट करने के लिए, गार्डन को इरिगेट करने के लिए एंड ट्रीज को इरिगेट करने के लिए जो बेस्ट टेक्निक होगी दैट इज अ ड्रिप सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, और आपको ये भी स्टूडेंट पता है कि इन ड्रिप सिस्टम बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ वाटर वेस्ट होगा, या तो आप ये कह सकते हैं कि एट ऑल वाटर जो होगा वो वेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर क्या कर रहा है, इरिगेट हो रहा है रूट्स में। नेक्स्ट हमने कहा कि जो ड्रिप सिस्टम है ये बहुत इज अ बून इन द रीजन वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है उन रीजन्स में जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो बहुत ही कम है। अगर किसी ऐसे रीजन, सपोज दैट राजस्थान इंडिया में है जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है क्योंकि वहां पर रेनफॉल कम हो रही है, तो वैसे रीजन्स में ड्रिप इरिगेशन जो है वो एक बहुत ही बेनिफिशियल है टू इरिगेट आवर क्रॉप। ओके, तो आपने इरिगेशन में दो टाइप के, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में दो टाइप को डिस्कस किया स्टूडेंट। फर्स्ट इज स्प्रिंकल सिस्टम एंड सेकंड इज ड्रिप सिस्टम। एंड ड्रिप सिस्टम एमसीक्यू में ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ड्रिप सिस्टम इज द बेस्ट मेथड फॉर द इरिगेशन इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का 6th पॉइंट, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट कि व्हाट इज वीड। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स आर जनरली अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली विथ मेन प्लांट। एक्चुअली में जो अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड मतलब जिसे हम ना चाहें, लेकिन जो ग्रो कर रहे हैं नेचुरली विथ द मेन प्लांट इज कॉल्ड वीड्स। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, वीड्स। अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चलो अच्छा है ग्रो हो गया, लेकिन ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि हम वीड्स को रिमूव करते हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम वीड्स को रिमूव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। वीडिंग, ओके। अब एक्चुअली में क्यों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वीडिंग। वीडिंग की क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहली बात है कि ड्यू टू वीड मेन क्रॉप्स गेट अफेक्टेड। कोई भी फार्मर हो, अगर आप और हम भी एक फार्मर हो, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी क्रॉप के प्रोडक्शन में जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो वही हो। ऐसा ना हो कि वीड्स की होने की वजह से हमारी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स क्या हो जाए, अफेक्ट कर जाए।
लेकिन वीड्स क्या करते हैं स्टूडेंट, ड्यू टू वीड्स मेन क्रॉप गेट अफेक्टेड, जो मेन क्रॉप्स होती हैं वो अफेक्ट करती हैं। अब आप ये सोचिए कि कैसे अफेक्ट करती हैं। तो वीट कंपीट विद द मेन क्रॉप्स, जो वीट्स होते हैं वो कंपीट करते हैं विद द मेन क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, सनलाइट एंड वाटर एक्सेट्रा। जो भी न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, सनलाइट और वाटर मेन क्रॉप्स को मिलने चाहिए थे, अब वो शेयर होते हैं मेन क्रॉप्स और वीड्स के बीच में, जिसकी वजह से जो मेन प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ पर भी इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से हम वीडिंग करते हैं और उस प्रोसेस से हम वीड्स को रिमूव करते हैं। जो सबसे जनरल मेथड होता है वीड्स को रिमूव करने का, दैट इज टाइलिंग। आपने टाइलिंग पहले डिस्कस किया है कि टाइलिंग बिफोर सोइंग अ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग वीड्स। अगर हम किसी क्रॉप को सो करने से पहले ही, किसी क्रॉप में को सोन करने से पहले ही हम क्या कर दें, उसकी टाइलिंग कर दें, तो उससे क्या होगा, वीड्स जो होंगे वो अपरूट हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं, यहां तक बातें हो गई। वीड्स में हम लोग अपरूट, टाइलिंग इज द फर्स्ट स्टेप। नॉर्मली दूसरा 2 स्टेप और होते हैं, उसको हम नेक्स्ट। अब हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ वीडिंग। मेथड ऑफ वीडिंग में सबसे पहला मेथड जो आता है, जो होता है मैनुअल वीडिंग का। मैनुअल वीडिंग में क्या होता है स्टूडेंट, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ हैंड। मतलब वीडिंग जो होती है वो नॉर्मली हैंड से होती है, और जो टूल यूज करते हैं हम लोग मैनुअल वीडिंग के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, खुरपी। मैनुअल वीडिंग में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, और किसी भी वीड्स को रिमूव करने का जो बेस्ट टाइम होता है, बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। अगर कोई भी वीड जो है वो फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस नहीं करता है, उससे पहले अगर हम उसे रिमूव कर देते हैं, इट इज द बेस्ट। नाउ मैनुअल वीडिंग के बाद हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में वीडीसाइड्स का यूज करते हैं। अब स्टूडेंट, व्हाट इज वीडीसाइड? Weeds are also controlled by using certain chemicals are called weedicides. Weeds को रिमूव करने के लिए हम certain chemicals का यूज करते हैं, that is weedicides. एग्जाम्पल है एक weedicide का, बहुत एग्जाम में पूछता है कि what is the example of weedicides? 2,4-D 2,4-D is the example of weedicide. तो एक तरीका की ये केमिकल होता है और ये बहुत ही हार्मफुल केमिकल होता है, इसलिए फार्मर जब भी कभी वीडिंग करता है फील्ड्स में, तो वो मास्क से अपने मुंह को और हैंड्स को एकदम अच्छे से कवर करके करता है, ताकि उस पे वो हेल्थ पे उसे इफेक्ट ना कर सके। ओके, तो आपने पहला मेथड देखा मैनुअल वीडिंग, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, एंड सेकंड इज बाय यूजिंग वीडीसाइड। अब हम लोग जो नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने जितनी भी डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अभी तक करी, उसके बाद हमारी क्रॉप जो है वो कंप्लीटली ग्रो हो चुकी है। आफ्टर सम टाइम अब हमें उस क्रॉप को क्या करना है, कट करना है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्वेस्टिंग बोलेंगे। सो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर, मतलब कंप्लीटली वो ग्रो हो चुकी है, इट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब हार्वेस्टिंग इज डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन। हार्वेस्टिंग जो है वो मैनुअली बाय हैंड, सिकल का यूज करके हम कर सकते हैं, और बाय मशीन। आपने देखा होगा हार्वेस्टर्स, जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आजकल हम लोग हार्वेस्टर्स का यूज करते हैं फॉर हार्वेस्टिंग। ओके, नाउ इन हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चफ। अब जो ग्रेन सीड्स हैं उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रॉम द चफ, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशरिंग। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, थ्रेशरिंग बोलते हैं। सो हार्वेस्टिंग के प्रोसेस पे जब क्रॉप हमारी मैच्योर हो गई, सो हम उसे कट कर लेते हैं, और ये मैनुअली बाय हैंड सिकल से होता है और बाय मशीन हार्वेस्टर से होता है। और इन हार्वेस्टेड क्रॉप, अब जो क्रॉप हार्वेस्ट हो चुकी है, द ग्रेन सीड, जो ग्रेन सीड्स है उसे हम सेपरेट करते हैं उसके चफ से, दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशरिंग। हार्वेस्टिंग के बाद स्टूडेंट्स जो लास्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो हमें डिस्कस करनी है, दैट इज स्टोरेज। आपने क्या देखा कि अब हम इस हार्वेस्ट करके अपनी ग्रेन्स को घर पर ले आए, अब हमें उसका प्रॉपर स्टोरेज करना है। सो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें उस क्रॉप को पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है, इसके लिए हमें उसे प्रॉपर स्टोर करना पड़ेगा। और बिफोर स्टोरिंग, स्टोर करने से पहले
द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर। मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए हमें ग्रेन्स को प्रॉपरली ड्राई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उस क्रॉप को मॉइस्चर कंटेंट के साथ स्टोर कर देंगे तो हो सकता है उस पे फंगस जो हो, फंगस का अटैक हो जाए, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप खराब हो सकती है। सो हमें ये चीज करनी है। और आपने देखा होगा कि कुछ फार्मर्स ड्राइड नीम लीव्स का भी यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। ये एक हर्बल मेडिसिन है जो कि यूज होती है हमारी ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रॉपर स्टोरेज, क्योंकि अगर आपने इतनी ढेर सारी 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करके अपनी क्रॉप्स को ग्रो किया है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर आवर क्रॉप टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें उसे पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचाना है। और हम फूड ग्रेन्स को जूट के कैरी बैग्स में भी स्टोर करते हैं। सभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब हम डिस्कस करेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। फूड फ्रॉम एनिमल्स में हम क्या डिस्कस करेंगे? जैसे आपने देखा कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें 6 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करनी पड़ रही थी। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी फूड हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। मिल्क इज अ फूड इन विच वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। और मिल्क के सोर्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट? काऊ, बफेलो, शी गोट और शी कैमल। दीज आर द सोर्सेस ऑफ मिल्क। अब देखिए, अगर आपने देखा हो तो गांव में जहां पर फील्ड के साथ क्रॉप प्रोडक्शन होता है, कुछ फार्मर्स साथ में ही कुछ काऊ और बफेलो को भी रखते हैं फॉर मिल्क। और उन्हें क्या करते हैं, वो लार्ज स्केल में मिल्क को प्रोड्यूस भी करते हैं। सो एनिमल फूड फ्रॉम एनिमल्स में हम ये देखेंगे कि एनिमल्स रेयर्ड एट होम्स और इन अ फर्म्स। कोई भी एनिमल्स जो रेयर होते हैं एट होम्स और इन अ फर्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड, जिन्हें प्रोवाइड किया जाता है विथ अ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर ऑन अ लार्ज स्केल। ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब जैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आपको 6 और 7 स्टेप्स को एकदम अच्छे से फॉलो करना होता है, तब आपकी क्रॉप एकदम अच्छे से ग्रो होती है, वैसे ही आपको एनिमल से जो फूड ऑब्टेन करना है उसके लिए उनकी आपको क्या करना पड़ता है? उनको प्रॉपर फूड देना पड़ता है, शेल्टर देनी पड़ती है, केयर देनी पड़ती है। और इस पूरे प्रोसेस को जब हम लार्ज स्केल पर करते हैं दैट इज नोन एज अ एनिमल हस्बेंड्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन जो डेयरी प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, सो उसमें क्या होगा? वो क्या करेगा? एनिमल हस्बेंड्री पर फोकस करेगा।